अगर हम 19 सितंबर 2025 के उस दिन की तरफ मुड़कर देखें ना, तो समंदर की लहरें हमेशा की तरह ही उठ रही थीं। बिल्कुल, एक आम दिन की तरह लग रहा था। हाँ, एक आम दिन। लेकिन फिर उस दिन वो लहरें अपने साथ कुछ ऐसा ले गईं जिसने पूरे के पूरे एक राज्य को एकदम खामोश कर दिया। असम के सबसे चहेते गायक जुबीन गर्ग का उस दिन निधन हो गया था। जी, और वो कोई ऐसी छोटी खबर नहीं थी जो बस न्यूज़ चैनल्स पर आई और चली गई। बिल्कुल नहीं। मेरा मतलब है, इस एक खबर ने असम की जो तेज रफ्तार थी उसे अचानक पूरी तरह से रोक दिया। आपको पता है, सरकारी तौर पर 3 दिन का शोक घोषित किया गया था। 3 दिन का राष्ट्रीय, मेरा मतलब है राजकीय शोक, बहुत बड़ी बात है। और जब 23 सितंबर को उनका अंतिम संस्कार हुआ, तो वहां एक ऐसी रिकॉर्ड तोड़ भीड़ उमड़ी जो शायद ही उस राज्य के इतिहास में पहले कभी देखी गई हो। हर सड़क, हर कोना बस लोगों से भरा हुआ था। है जहाँ से आज की इस विस्तृत चर्चा का आधार तय होता है। हमारे पास जो रिसर्च है, जो दस्तावेज और वीडियो ट्रांसक्रिप्ट आज सामने हैं, वे इस पूरी घटना और इस इंसान की जिंदगी का बहुत गहराई से विश्लेषण करते हैं। हाँ, तो आज के इस गहन अध्ययन का मिशन क्या है? सिर्फ किसी मशहूर गायक की जीवनी के पन्ने पलटना तो नहीं है ना? एकदम सही कहा आपने। हमारा मुख्य उद्देश्य यह समझना है कि आखिर क्यों एक कलाकार के जाने पर एक पूरा राज्य इस कदर रो पड़ा। ये कहानी सिर्फ इस बारे में नहीं है कि उन्होंने अपने जीवन में क्या हासिल किया, बल्कि इस बारे में है कि उन्होंने वो मुकाम क्यों और कैसे हासिल किया। बिल्कुल, उनकी अहमियत सिर्फ एक सुर या एक धुन तक सीमित क्यों नहीं रही, और कैसे वो एक एंटरटेनर के खांचे को तोड़कर मतलब एक पूरी पीढ़ी की, एक पूरे समाज की आवाज बन गए। ये एक बहुत ही दिलचस्प जमीन है जिस पर हम आज खड़े हैं, और जो लोग इस चर्चा को सुन रहे हैं उनके लिए ये जानना बेहद उत्सुकता से भरा होगा कि हम एक ऐसे इंसान की बात कर रहे हैं जिसने 40 से भी ज्यादा भाषाओं में गाना गाया। 40 से ज्यादा भाषाएं, जी। मतलब सोचिए, एक इंसान जो इतने बड़े और विस्तृत स्तर पर अपनी कला बिखेरता है, वो सिर्फ एक सेलिब्रिटी न रहकर लाखों लोगों के घर का सदस्य कैसे बन जाता है? ये सिर्फ बेहतरीन आवाज का जादू तो कतई नहीं हो सकता। नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। इसके पीछे कोई बहुत गहरी, शायद थोड़ी दर्दनाक कहानी जरूर होनी चाहिए। हाँ, और उस कहानी की जड़ें 1990 के दशक के असम में बहुत गहराई तक धंसी हुई हैं। अगर जुबीन गर्ग की इस अथाह लोकप्रियता को समझना है ना, तो हमें उस दौर की जमीनी हकीकत को समझना होगा। वो दौर काफी मुश्किल था असम के लिए ना? बहुत ज्यादा। वो समय असम के लिए बहुत ही उथल-पुथल भरा और भयानक था। उल्फा यानी यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम उस समय अपने चरम पर था। युवाओं का एक बहुत बड़ा वर्ग व्यवस्था से निराश था। और अलग देश की मांग को लेकर हथियार उठा रहा था। जी, और उसी दौरान ऑपरेशन बजरंग की शुरुआत हुई। पूरे राज्य में सेना की तैनाती थी, हर तरफ कर्फ्यू का माहौल रहता था। मतलब रातों की नींदें गायब थीं। बिल्कुल, पूरे राज्य में हिंसा, डर और एक गहरी दम घोटू निराशा का माहौल था। उस समय की युवा पीढ़ी के सामने भविष्य पूरी तरह से धुंधला और अंधकारमय था। यानी एक ऐसा घुटन भरा माहौल जहां हर तरफ बंदूकों की आवाज गूंज रही हो। ऐसे हिंसक माहौल में कला या संगीत के पनपने की गुंजाइश ही कहां बचती है? और यही इस कहानी का सबसे चमत्कारी हिस्सा है। ठीक इसी हिंसक और निराशाजनक माहौल के बीच साल 1992 में असम का पहला रॉक एल्बम रिलीज होता है। अच्छा, उसी दौर में? जी, जिसका नाम था अनामिका। ये एल्बम जुबीन गर्ग का था। आप देखिए, जब हर तरफ सिर्फ गोलियों की आवाज हो और अखबारों में सिर्फ मरने वालों की गिनती छप रही हो, उस वक्त प्यार, उम्मीद और जिम्मेदारी की बात करने वाली एक धुन का आना, ये कोई छोटी बात नहीं थी। वाकई अनामिका ने उस घुटन भरे माहौल में एक ताज़ी हवा के झोंके का काम किया। इसने रातों रात उस डरी हुई युवा पीढ़ी को एक नई उम्मीद दी। उन्हें ये एहसास दिलाया कि इस हिंसा के बाहर भी एक दुनिया है जहां प्यार किया जा सकता है। मतलब जुबीन सिर्फ एक रॉक स्टार नहीं बने, वो उस दौर के गहरे जख्मों पर मलहम लगाने वाले वैद्य बन गए। बिल्कुल सही कहा। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक तकनीकी सवाल उठता है। एक रॉक एल्बम बनाना, वो भी 1992 के असम में, जब संसाधन बहुत सीमित रहे होंगे, क्या वो सिर्फ एक गायक थे जो दूसरों के लिखे गानों को आवाज दे रहे थे? अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। उनकी प्रतिभा का दायरा किसी को भी हैरान कर सकता है। हमारी रिसर्च बताती है कि जुबीन गर्ग 12 अलग-अलग वाद्य यंत्र बजाने में माहिर थे। 12 इंस्ट्रूमेंट्स? वाह, क्या बात कर रहे हैं! जी, वो सिर्फ गाते नहीं थे, वो संगीत रचते थे। और उनके काम का पैमाना देखिए,
उन्होंने अपने करियर में 38,000 से ज्यादा गाने रिकॉर्ड किए। 38,000 गाने? ये संख्या तो दिमाग घुमा देने वाली है ना? 38,000 गाने कोई आम आंकड़ा नहीं है। ये एक जीवन काल में लगभग असंभव सा लगता है। एकदम असंभव। और जाहिर सी बात है, जब कोई कलाकार इस तरह की प्रतिभा रखता है तो सफलता के इस मुकाम पर बॉलीवुड का दरवाजा खटखटाना एक स्वाभाविक अगला कदम होता है। जी, जो उन्होंने किया भी। हाँ, 2006 में फिल्म गैंगस्टर का गाना या अली आया, जिसने उन्हें रातों रात पूरे देश में एक राष्ट्रीय पहचान दिला दी। उसके बाद क्रिश 2 का दिल तू ही बता जैसे सुपरहिट गाने आए। बिल्कुल। वो बॉलीवुड के टॉप सिंगर्स की कतार में ला खड़े हुए थे। लेकिन इस कहानी का जो पहलू सबसे ज्यादा चौंकाता है वो ये है कि करियर के उस बिल्कुल चरम पर, जहां ज्यादातर लोग मुंबई में अपने बंगले खरीदते हैं और सेटल होना चाहते हैं, उन्होंने मुंबई छोड़ दिया। जी, हमेशा के लिए वापस असम चले गए। अब यहाँ एक सवाल उठना लाजमी है, क्या ये महज एक अहंकार था, या कुछ लोग जो कहते हैं कि क्षेत्रीय कलाकार मुंबई के उस भयंकर कंपटीशन से घबरा जाते हैं, क्या ये वापस लौटना उसी असुरक्षा का नतीजा था? देखिए, ये बहुत ही जायज संदेह है जो किसी के भी मन में आ सकता है, लेकिन पर्दे के पीछे की सच्चाई इससे बहुत अलग है और काफी अंधकारमय भी। अच्छा, कैसी सच्चाई? ये सच है कि जुबिन ने सार्वजनिक तौर पर यह कहा था कि बॉलीवुड में एक एटीट्यूड प्रॉब्लम है। उनका एक बेहद मशहूर कथन है कि असम में मुझे राजा की तरह माना जाता है और एक राजा को अपना साम्राज्य कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ, बाहर से देखने पर यह अहंकार या असुरक्षा ही लग सकती है। बिल्कुल, लेकिन जब हम गहराई में जाते हैं तो म्यूजिक इंडस्ट्री के शोषण का एक बहुत ही कड़वा सच सामने आता है। उनके पूर्व मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा के खुलासे इस पूरी तस्वीर को बदल देते हैं। ओह हाँ, वो खुलासा, वो तो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। सिद्धार्थ शर्मा ने जो बताया उसके मुताबिक जुबीन ने जो 38,000 गाने गाए, उन सभी के राइट्स यानी रॉयल्टी और मालिकाना हक आज भी बड़े प्रोडक्शन हाउस और म्यूजिक कंपनियों के पास हैं। जी, जुबीन को हर गाने के लिए सिर्फ एक वन टाइम फीस दी गई। बस एक बार पैसे दिए और खत्म। बिल्कुल, और इस वन टाइम फीस का मतलब है कि कंपनी उस गाने से अगले 50 सालों तक करोड़ों रुपए कमाएगी, लेकिन जिस आवाज ने उस गाने को अमर बनाया उसे उस मुनाफे का एक भी हिस्सा नहीं मिलेगा। ये तो एक ऐसा ढांचा है जो कलाकार को मजदूर बना देता है। बिल्कुल सही। इसी वजह से जीवन भर उनका आर्थिक रूप से बुरी तरह शोषण होता रहा। संगीत से जो असीम संपत्ति उनके नाम होनी चाहिए थी, वो उनके हिस्से में कभी आई ही नहीं। इसे समझने के लिए एक बहुत ही सीधा सा उदाहरण लेते हैं। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई बेहतरीन कारीगर जीवन भर दूसरों के लिए एक से बढ़कर एक भव्य महल बनाए, अपनी पूरी जिंदगी उसकी एक एक ईंट जोड़ने में लगा दे। सही। लेकिन जब वो महल बनकर तैयार हो जाए तो उसे उस महल की सीढ़ियों पर भी चढ़ने का हक न मिले। क्या ये हैरान करने वाली बात नहीं है कि जो इंसान कला रच रहा है, जिसकी आवाज पर ये पूरी इंडस्ट्री टिकी है, वही आर्थिक रूप से खाली हाथ रह जाता है? ये रूपक इस पूरी व्यवस्था की क्रूरता को बिल्कुल सटीक तरीके से दर्शाता है, और यही वो मुख्य कारण था जिसने उन्हें उस व्यवस्था से विरक्त कर दिया। मतलब उनका मुंह भंग हो गया? जी, जब आप अपनी ही कला के मालिक नहीं रह जाते तो वो चमक दमक बेमानी हो जाती है। वो वापस असम लौटे, क्योंकि वहां भले ही बॉलीवुड जैसा अंधा पैसा नहीं था, लेकिन सम्मान और प्यार अथाह था। वहां वो अपनी शर्तों पर काम कर सकते थे। बिल्कुल। और अगर हम इस फैसले को एक बड़े सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो उस दौर में भूमंडलीकरण और अंग्रेजी भाषा का प्रभाव बहुत तेजी से बढ़ रहा था। हाँ, असम के कई युवा अपनी ही भाषा और संस्कृति को लेकर एक तरह की हीन भावना से गुजर रहे थे उस वक्त। जी, ऐसे नाजुक समय में एक इंसान का मुंबई की चमक दमक ठुकरा कर वापस आना और अपनी भाषा असमिया में गर्व के साथ गाना, इसने युवाओं के अंदर अपनी जड़ों के प्रति फिर से गौरव जगाया। उन्होंने ये साबित किया कि अपनी जड़ों से जुड़े रहकर भी कूल बना जा सकता है। तो वो कॉर्पोरेट ढांचे से निकलकर वापस अपने लोगों के बीच आ गए। लेकिन अक्सर जब हम किसी किंग या स्टार की बात करते हैं, खासकर सिनेमा या संगीत में, तो हमारे दिमाग में क्या आता है? बाउंसर से घिरे बड़ी कारों में घूमने वाले लोग। हाँ, वही टिपिकल छवि। पर उनके जीवन का जो जमीनी हकीकत वाला हिस्सा सामने आता है, वो किसी भी स्टारडम की परिभाषा से बिल्कुल मेल नहीं खाता। मैंने पढ़ा है कि वो आम मजदूरों के साथ सड़क पर बैठकर खाना खा रहे हैं, रिक्शा चालकों और सब्जी वालों के बीच अपना वक्त बिता रहे हैं। और यही वो पहलू है जो उन्हें एक आम सेलिब्रिटी से अलग कर एक असल जिंदगी का नायक बनाता है। उनका जीवन एकदम खुली किताब की तरह था
और उनके घर के दरवाजे सचमुच में लोगों के लिए खुले रहते थे। सचमुच में? जी, जो दस्तावेज और लोगों के बयान मौजूद हैं, वे बताते हैं कि उनके घर और स्टूडियो के बाहर रोजाना लोगों की भीड़ लगी रहती थी। और ये भीड़ ऑटोग्राफ मांगने वालों की नहीं होती थी। तो फिर किस लिए आते थे लोग? कोई अपनी बेटी की शादी के लिए आर्थिक मदद मांगने आता, कोई किसी अपने के अंतिम संस्कार के लिए, कोई बच्चों की स्कूल फीस के लिए, तो कोई अस्पताल के भारी भरकम बिल चुकाने के लिए। बाप रे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जुबीन के दरवाजे से कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटा। उन्होंने जो कुछ भी कमाया वो सब लोगों के बीच ही बांट दिया। वाकई, और ये मदद सिर्फ रोजमर्रा की जरूरतों तक सीमित नहीं थी। जब भी राज्य पर कोई बड़ी प्राकृतिक या राष्ट्रीय आपदा आई, वो हमेशा सबसे आगे की कतार में खड़े नजर आए। बिल्कुल। असम में हर साल जो भयंकर और विनाशकारी बाढ़ आती है, उसमें अमूमन सितारे सोशल मीडिया पर दुख जताते हैं, लेकिन जुबीन खुद जमीन पर उतरकर पानी के बीच जाकर लोगों को कपड़े और दवाइयां बांटते थे। जी, और एक और वाकया है जो बहुत गहराई से प्रभाव छोड़ता है, वो कोविड-19 महामारी के दौरान का है। जब चारों तरफ हाहाकार मचा था और अस्पतालों में बेड कम पड़ गए थे, तब उन्होंने अपना 2 मंजिला घर ही कोविड केयर सेंटर में तब्दील करने का प्रस्ताव सरकार को दे दिया था। अपना खुद का घर? ये तो सच में बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। लेकिन दान देना या संकट के समय आर्थिक मदद करना ये मानवीय है, पर फिर भी कई लोग ऐसा करते हैं। उनका जो मानवीय पक्ष सबसे ज्यादा गहराई और हिम्मत की मांग करता है, वो काजली की कहानी से सामने आता है। हाँ, काजली की कहानी। रिपोर्ट्स ये तस्दीक करती हैं कि उन्होंने अपने जीवन में 15 वंचित बच्चों को गोद लिया था और उनकी पूरी जिम्मेदारी उठाई थी। उन्हीं में से एक बच्ची थी काजली, जो बहुत ही गंभीर घरेलू हिंसा और शोषण का शिकार थी। जब जुबीन ने उस बच्ची की ये दर्दनाक हालत देखी, तो वो सिर्फ एक चेक काटकर या थोड़ा दुख जताकर आगे नहीं बढ़ गए, जो आमतौर पर लोग करते हैं। यहीं पर कहानी एक बिल्कुल अलग धरातल पर चली जाती है। उन्होंने उस बच्ची को बचाया, उसे गोद लिया, और बात सिर्फ गोद लेने पर खत्म नहीं हुई। उन्होंने उस बच्ची के अधिकारों के लिए अदालत में एक लंबी और थका देने वाली कानूनी लड़ाई लड़ी, और अंततः उसे जीता भी। जी, ये समझना जरूरी है कि भारत में कोर्ट कचहरी के चक्कर काटना कितना मुश्किल होता है। किसी अनजान बच्ची के लिए अपनी ऊर्जा, अपना समय दांव पर लगाना, ये दर्जा किसी सेलिब्रिटी का नहीं होता। ये काम तो परिवार का कोई सगा सदस्य ही करता है। सही बात है। ये स्पष्ट करता है कि लोग उन्हें क्यों पूछते थे। ये एक बहुत ही सटीक अवलोकन है आपका। उनका लोगों के लिए ये पारिवारिक जुड़ाव और अपार करुणा ही उनके व्यक्तित्व के एक दूसरे और कहीं ज्यादा उग्र पहलू को जन्म देती है। उग्र पहलू मतलब? उनका विद्रोही स्वभाव। अक्सर ये देखा जाता है कि जो व्यक्ति कमजोरों से, आम जनता से जितना ज्यादा प्यार करता है, वो उन कमजोरों का शोषण करने वाली सत्ता या रूढ़ियों के खिलाफ उतना ही आक्रामक हो जाता है। हाँ, ये तो है। जुबीन का ये विद्रोहीपन उसी करुणा की कोख से उपजा था। वो क्यूबा के मशहूर मार्क्सवादी क्रांतिकारी चे गेवारा के बहुत बड़े प्रशंसक थे। उन्होंने खुद को सार्वजनिक तौर पर आजाद और नास्तिक घोषित किया हुआ था। लेकिन खुद को नास्तिक कहना या किसी क्रांतिकारी का प्रशंसक होना तो कोई भी कर सकता है। उन्होंने इस आजादी का मुजाहरा समाज में कैसे किया? क्योंकि जिस समाज में वो रहते थे, वहां परंपराओं और जाति का बहुत गहरा प्रभाव था। उन्होंने इन मान्यताओं पर सीधे तौर पर चोट की। उदाहरण के तौर पर, जन्म से वो एक रूढ़िवादी ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखते थे। ब्राह्मण समाज में जनेऊ यानी पवित्र धागे का बहुत गहरा महत्व होता है। बिल्कुल होता है। लेकिन 12वीं कक्षा में ही उन्होंने अपनी जनेऊ को निकालकर अपनी मच्छरदानी बांधने के लिए इस्तेमाल कर लिया था। क्या? मच्छरदानी बांधने के लिए? ये तो... जी, किसी भी पारंपरिक समाज में जनेऊ का इस तरह इस्तेमाल करना एक तरह से पूरी की पूरी जातिवादी व्यवस्था और विशेषाधिकार को सिरे से नकारना था। ये एक बहुत ही प्रतीकात्मक और साहसिक कदम था। ये तो बिल्कुल मध्यकालीन समाज सुधारकों जैसी बात हो गई यार। जैसे कबीरदास बिना किसी डर के सीधे तौर पर समाज की कुप्रथाओं पर गहरी चोट करते थे। एकदम सही तुलना है। और उनका ये विद्रोह सिर्फ अपनी निजी जिंदगी तक सीमित नहीं था। उन्होंने सार्वजनिक मंचों से भी अंधविश्वासों को चुनौती दी। मुझे याद है मई 2018 की वो घटना। हाँ, गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर की घटना। जी। कामाख्या मंदिर भारत के सबसे पवित्र और शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। जब मशहूर बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा वहां दर्शन के लिए आए, तो परंपरा के नाम पर उन्होंने वहां एक भैंसे की बलि दी। उस वक्त जुबीन में सार्वजनिक तौर पर इसका बेहद कड़ा विरोध किया था।
उनका स्पष्ट कहना था कि कोई भी भगवान या देवी खून नहीं मांगती। हाँ, और उन्होंने गोविंदा पर सीधा तंज कसते हुए यहां तक कह दिया था कि अगर गोविंदा देवी को इतना ही खुश करना चाहते थे तो उन्हें किसी बेजुबान जानवर की नहीं बल्कि खुद अपनी बलि देनी चाहिए थी। बिल्कुल। जरा सोचिए इस बात की गंभीरता को। एक तरफ एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय फिल्म स्टार है, दूसरी तरफ एक सदियों पुरानी धार्मिक परंपरा और एक बेहद पवित्र मंदिर है। ऐसे में सामने आकर सीधे तौर पर कहना कि खुद की बलि दे दो, ये निडरता की एक अलग ही पराकाष्ठा है। यही कारण है कि अगर हम इस पूरी तस्वीर को एक साथ रखकर देखें तो उनका ये विद्रोहीपन उन्हें केवल एक एंटरटेनर के सुरक्षित खांचे से बाहर निकालकर एक असली कल्चरल आइकन बना देता है। सही बात है। एक ऐसा इंसान जो महज आपको अपनी धुनों पर नचा नहीं रहा बल्कि आपके समाज की सबसे गहरी कमियों को आईना भी दिखा रहा है, चाहे उसकी कीमत कुछ भी क्यों न चुकानी पड़े। लेकिन धर्म और समाज की आलोचना करना हालांकि ये जोखिम भरा है, फिर भी एक चीज है। पर जब बात सीधे बंदूकों वाले संगठनों और सत्ता के सामने खड़े हो जाने की आती है तब जान का खतरा सीधा और स्पष्ट होता है। बिल्कुल। और यहीं से हमारी चर्चा उस बिंदु की ओर मुड़ती है जहां जोखिम अपने चरम पर था। हम बात कर रहे हैं 2013 में उल्फा के साथ हुए उनके सीधे टकराव की। जी, वो अप्रैल 2013 का दौर था। उल्फा जो एक समय में राज्य का सबसे खूंखार अलगाववादी संगठन था, उसके एक गुट ने फरमान जारी किया था। कैसे फरमान? फरमान ये था कि असम के सबसे बड़े त्योहार बिहू के दौरान कोई भी गायक मंच पर हिंदी गाने नहीं गाएगा। यहाँ ये समझना जरूरी है कि उल्फा ने ऐसा फरमान क्यों जारी किया था। क्या इसके पीछे कोई सांस्कृतिक तर्क था? उल्फा का तर्क ये था कि हिंदी भाषा और बॉलीवुड गानों के बढ़ते प्रभाव से असमिया संस्कृति और भाषा भ्रष्ट हो रही है, अपनी पहचान खो रही है। अच्छा, वो इसे खतरे के रूप में देख रहे थे। जी, बिहू जो असम की सांस्कृतिक आत्मा है, वहाँ हिंदी गानों को उन्होंने अपनी पहचान पर खतरे के रूप में देखा। उस समय के डर के माहौल में जहाँ बंदूकों के बल पर फरमान मनवाए जाते थे, राज्य के ज्यादातर कलाकारों ने बिना किसी विरोध के इस फरमान के आगे सिर झुका लिया था। जाहिर है किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो बंदूक के आदेश को टाल सके। लेकिन जुबीन गर्ग ने एक अलग ही रास्ता चुना। उन्होंने इस फरमान को मानने के बजाय सार्वजनिक तौर पर इसे बकवास करार दिया। क्या बात है। और उनका तर्क किसी राजनीतिक बहस पर नहीं बल्कि कला के मूल सिद्धांत पर आधारित था। उन्होंने कहा कि संगीत की कोई भाषा नहीं होती। और ये सिर्फ एक बयानबाजी नहीं थी। उन्होंने बिहू के मंच पर जाकर हजारों लोगों के सामने हिंदी गाने गाए। इसका सीधा नतीजा ये हुआ कि उल्फा की तरफ से उन्हें सीधे तौर पर जान से मारने की धमकी दी गई। जान से मारने की धमकी? जी, और इस पूरी घटना में जो सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात है वो ये है कि जब किसी को आतंकवादी संगठन से गोली मारने की धमकी मिलती है तो वो सबसे पहले पुलिस के पास भागता है। बिल्कुल, सुरक्षा मांगता है। लेकिन जब सरकार ने जुबीन को हथियारबंद सुरक्षा प्रदान करने की पेशकश की तो उन्होंने उसे ठुकरा दिया। जी, उनका कहना था कि वो अपने लोगों के बीच, अपनी जनता के बीच सबसे ज्यादा सुरक्षित है, उन्हें किसी गनमैन की जरूरत नहीं है। ये तो एक अविश्वसनीय सी बात लगती है। ज्यादातर हस्तियां तो सोशल मीडिया पर एक छोटे से ट्रोल कैंपेन से घबरा जाती हैं, माफीनामे पोस्ट करने लगती हैं। सही कह रहे हैं आप। लेकिन यहाँ एक इंसान आधुनिक हथियारों से लैस संगठन के सामने बिना किसी सुरक्षा के सीना तानकर खड़ा था। और इस कहानी का एक बड़ा ही काव्यात्मक अंत भी है, क्योंकि बाद में उसी उल्फा संगठन ने उन्हें अपना भाई कहकर संबोधित किया और उनकी मृत्यु पर आधिकारिक तौर पर गहरा शोक भी व्यक्त किया। बिल्कुल, लोग सच्चाई और साहस को पहचानते हैं। क्या यही वो निडरता थी जिसने उनके निधन पर सभी वैचारिक मतभेदों को मिटाकर पूरे राज्य को एकजुट कर दिया था? निश्चित रूप से। और ये साहस सिर्फ हथियारबंद संगठनों तक सीमित नहीं था। देश की चुनी हुई सरकारों और उनकी नीतियों के खिलाफ भी वो उतने ही प्रखर थे। जो रिसर्च हमारे सामने है वो इस बात का बहुत विस्तार से जिक्र करती है कि कैसे उन्होंने नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA का सड़कों पर उतरकर कड़ा विरोध किया था। और यहाँ इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले ये स्पष्ट करना बहुत अहम है। जो लोग हमें सुन रहे हैं उनके लिए ये स्पष्ट कर दें कि हमारा मकसद इन सोर्सेस के जरिए किसी राजनीतिक पार्टी, विचारधारा या कानून को सही या गलत ठहराना बिल्कुल नहीं है। जी, हम पूरी तरह से निष्पक्ष रहते हुए केवल ये विश्लेषण कर रहे हैं
कि एक कलाकार के तौर पर जुबीन गर्ग का अपनी जनता के प्रति क्या नजरिया था। हमारा काम इस जानकारी का तटस्थ भाव से अध्ययन करना है। बिल्कुल। तो सीएए के विरोध के बारे में रिसर्च क्या कहती है? जानकारी के अनुसार जुबीन उस समय सीएए के विरोध का एक सबसे प्रमुख चेहरा बन गए थे। उनका गाया हुआ गीत पॉलिटिक्स नो कोरेबा बोंधु, मतलब मेरे दोस्त राजनीति मत करो, ये गीत उस पूरे जन आंदोलन का एंथम बन गया था। उन्होंने सिर्फ गाने नहीं गाए, उन्होंने शांतिपूर्ण प्रदर्शनों का खुला समर्थन किया, खुद रैलियों में शामिल हुए और यहाँ तक कि लोगों की आवाज को एक मंच देने के लिए असम अगेंस्ट CAA.in नाम से एक वेबसाइट भी लॉन्च की। उनका सार्वजनिक तौर पर यह मानना था कि उन्हें ये कानून अपने राज्य के हित में नहीं लगता था। और ये देखना भी बहुत दिलचस्प है कि उनका ये विरोध सिर्फ किसी एक विशेष राजनीतिक मुद्दे तक सीमित नहीं था। जी, पर्यावरण जैसे जमीनी मुद्दों पर भी उन्होंने सरकार से सीधा लोहा लिया। साल 2024 की वो घटना बहुत कुछ बयां करती है, जब गुवाहाटी में विकास के नाम पर एक फ्लाईओवर बनाने के लिए सरकार ने दशकों पुराने कई पेड़ों को काटने की योजना बनाई थी। जुबीन सीधे तौर पर वहां के स्थानीय लोगों और पर्यावरणविदों के साथ धरने पर बैठ गए। बिल्कुल, उन्होंने विकास की कीमत पर प्रकृति की बलि चढ़ाने को गलत बताया। हाँ। और वहां भी उनका बयान उनकी उसी विद्रोही शैली का हिस्सा था। उन्होंने प्रशासन को सीधी चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर फ्लाईओवर के लिए ये पेड़ काटने हैं तो आरा चलाने से पहले उन्हें मुझे काटना होगा। और ये कोई खाली धमकी नहीं थी, जनता उनके पीछे खड़ी थी। जी, इस कड़े विरोध के चलते आखिरकार सरकार को दबाव में आकर अपनी वो योजना रद्द करनी पड़ी और वो पेड़ कटने से बच गए। इस पूरे अध्ययन में एक बहुत ही रोचक तुलना भी की गई है। ये रिसर्च जुबीन गर्ग के इस जन समर्थक रुख को देश की अन्य मशहूर हस्तियों के रवैये के साथ रखकर तौलती है। हाँ, वो हिस्सा बहुत दिलचस्प है। इसमें ये दावा किया गया है कि आमतौर पर देश के ज्यादातर बड़े सितारे अक्सर आम लोगों से जुड़े विवादित मुद्दों पर पूरी तरह से चुप्पी साधे रहते हैं, हमेशा सुरक्षित दायरे में रहना पसंद करते हैं। इसके विपरीत इस रिसर्च में दिलजीत दोसांझ का उदाहरण दिया गया है, सोनू सूद का जिक्र है, नसीरुद्दीन शाह और प्रकाश राज जैसे नामों का उल्लेख है। जुबीन गर्ग को भी इसी दुर्लभ फहरिस्त में रखा गया है। एक ऐसा नायक जो हमेशा सत्ता के गलियारों के बजाय जमीन पर जनता के साथ खड़ा नजर आया, और यही वो अंतिम कारण है जो इस सवाल का जवाब देता है कि आखिर उनके निधन ने पूरे असम को एक साथ एक ही सड़क पर कैसे ला दिया। हर जाति, हर धर्म के लोग उनके अंतिम सफर में शामिल हुए, क्योंकि लोगों के भीतर ये एहसास था कि जुबीन सिर्फ टीवी स्क्रीन पर मुस्कुराने वाले स्टार नहीं थे, वो तब भी उनके साथ खड़े थे जब सड़क पर पसीना बहाते हुए कोई संघर्ष चल रहा था। उनका अंतिम उद्देश्य कभी समाज को खंडित करना नहीं, बल्कि उसे एक सूत्र में बांधना था। तो अब जब हम इस विस्तृत चर्चा के आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुके हैं, अगर हम इन सारे बिखरे हुए पहलुओं को एक साथ समेटें तो क्या तस्वीर उभर कर सामने आती है? एक बहुत ही स्पष्ट तस्वीर। जुबीन गर्ग केवल 38,000 गानों की एक जादुई आवाज भर नहीं थे, वो उस अदम्य साहस की आवाज थे जो आज के इस डरे हुए दौर में बहुत ही मुश्किल से सुनाई देता है। प्रीत, उन्होंने अपनी शोहरत को एक धारदार हथियार बनाया, जी, जनता की भलाई के लिए, शोषितों के अधिकारों के लिए और सिस्टम की खामियों के खिलाफ लड़ने के लिए। और यही उनके जीवन का सबसे बड़ा सबक है। यह मैं रुककर ये सोचने पर मजबूर करता है कि आज के दौर में हम किसी अपना आदर्श मानते हैं? क्या हम उन हस्तियों को पूछते हैं जो सिर्फ सुरक्षित दूरी से चमकते हैं, या उन्हें जो संकट के समय हमारे साथ जमीन पर खड़े होते हैं? उनकी कहानी ये स्थापित करती है कि असली सम्मान केवल लोगों के दिलों में निस्वार्थ भाव से लड़कर ही मिलता है। और यही बात हमें आज के इस विश्लेषण के उस अंतिम विचार पर ला खड़ा करती है जो इस पूरी चर्चा के गर्भ से प्राकृतिक रूप से जन्म लेता है। जो लोग हमें सुन रहे हैं उनके लिए एक बहुत ही गहरा सवाल है। जी, अगर कला वास्तव में समाज का आईना है, अगर वो समाज के सबसे गहरे दर्द को बयां करती है, तो क्या एक सच्चा कलाकार कभी खुद को अपने समाज के असली संघर्षों से पूरी तरह अलग रख सकता है? ये एक ऐसा प्रश्न है जो कला और कलाकार दोनों की आत्मा को टटोलता है। क्या आज के दौर में राजनीतिक रूप से पूरी तरह तटस्थ सेलिब्रिटी होने की ये जो अवधारणा चारों तरफ रची गई है, क्या वो सच में मानवीय रूप से संभव है? या फिर ये तटस्थता केवल बड़े कॉरपोरेट हितों को साधने, PR एजेंसियों द्वारा बड़ी चालाकी से गढ़ा गया एक सुरक्षित सा भ्रम है? ये सोचने वाली बात है। उस इंसान के संदर्भ में सोचिए जिसने अपनी आवाज से बिना डरे बंदूकों को भी चुनौती दी। क्या हम आज ऐसे निडर नायकों को गढ़ने का माहौल दे रहे हैं? इसी विचार के साथ हम आज की इस विस्तृत और गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ।
अगली बार एक और दिलचस्प विषय की गहराइयों में उतरने के लिए।